नमस्कार, मैं दिव्या सिंह सुदर्शन परिवार की ओर से सभा में बैठे सभी मेहमानों का, हमें लाइव देख रहे हमारे करोड़ों दर्शकों का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम हर वर्ष यानी कि सुदर्शन न्यूज़ हर वर्ष 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक यानी कि क्रांति दिवस से लेकर स्वतंत्रता दिवस तक स्वतंत्रता सप्ताह महोत्सव का आयोजन करता है और इसके अंतर्गत हम सुदर्शन राष्ट्रीय व्याख्यान माला का आयोजन करते हैं, जिसमें हमारे साथ देश विदेश से तमाम जो दर्शक हैं वो भी हमें देखते हैं। हमारे साथ तमाम जो हस्तियां हैं वो हमारे स्टूडियो में पहुंचते हैं और अपने सुविचारों से हमें अभिभूत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश शर्मा जी जो उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, साथ ही साथ राज्यसभा के सांसद हैं, हमारे बीच मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि हमारे सुदर्शन न्यूज़ के जो प्रधान संपादक हैं डॉक्टर सुरेश चौहानके जी, वो उनका सम्मानित करके शॉल उठाकर साथ ही साथ जो पुस्तक है वो भेंट करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। हमें भी प्रसन्नता होती है विद्वानों का सम्मान करके। चलिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं मंच पर डॉक्टर सुरेश चौहानके जी जो सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक हैं उनको बुलाऊंगे, लेकिन सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ आप सभी उनका स्वागत करें। सर। भारत माता की। पहले तो सुदर्शन के इस मीडिया मंदिर के प्रांगण में मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी और पूर्व उप मुख्यमंत्री या सांसद, इससे भी ज़्यादा एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे नेता और एक सज्जन सद्गृहस्थ है इसके तौर पर, और हमारे जिन विचारों के लिए सुदर्शन चैनल की स्थापना 21 वर्ष पूर्व हुई उसके प्रखर विचारक और प्रचारक हैं। और इसलिए स्वतंत्रता सप्ताह में अब सुदर्शन को 9 तारीख को 9 अगस्त जो क्रांति दिवस होता है, इस दिन सुदर्शन का प्रसारण का प्रारंभ हुआ था और उसको 19 वर्ष हुए हैं। इस व्याख्यान माला में हर बार नए नए अतिथि आते हैं, आपके सामने विचार रखते हैं, हम विरोधी विचार के लोगों को भी सुनते हैं, लेकिन इस व्याख्यान माला में सबसे अधिक बार अगर किसी एक वक्ता ने संबोधित किया है तो वो भी दिनेश जी ही है, क्योंकि वक्ताओं की ज्यादातर एक विषय की विशेषता होती है और एक ही विषय को ज्यादा बार रखते हैं, लेकिन विषय कुछ भी दीजिए दिनेश जी उस पर बोलने की क्षमता रखते हैं। आज का विषय तो यहाँ आने पर उन्होंने कहा कि इस विषय पर मैं ऐसा ये चलेगा, तो मैंने कहा आप जो भी बोलेंगे, क्योंकि आपके पास उतना साहित्य है, उतना कंटेंट है, तो आप बोल सकते हैं। और आज महिला इस विषय पर अपना उद्बोधन देंगे। मैं निमंत्रित करता हूं, क्योंकि आज हम उन्हीं को सुनने आए हैं। बस इतना जोड़ना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, सुदर्शन ने जो 19 वर्ष गए, इस 19 वर्ष में सामान्यतः 24 घंटे में एक चैनल 1 करोड़ शब्द प्रति वर्ष बोलता है। ये विश्व का एकमात्र चैनल है जिसने 19 वर्ष में 19 करोड़ शब्द के लिए कभी भी, आप कई चैनलों पे माफ़ी देखते होंगे, माफ़ी मांग रहे, रिग्रेट कर रहे हैं, हम एकमात्र चैनल है उस विश्व के जिन्होंने हिम्मत के साथ तो बोला ही, लेकिन एक शब्द के लिए भी कभी माफ़ी नहीं मांगी, कभी शब्द वापस नहीं लिया, और वो प्रखरता जारी रहेगी इस आश्वासन के साथ। दिनेश जी, कितना समय है? आधा घंटा प्रश्न उत्तर। बोली भारत माता की। भारत के करोड़ों लोगों के अंतर्मन में जिनकी दहाड़ गूंजती है और जिनको सुनने के लिए लोग शाम को अलग से सुदर्शन चैनल को लगाते हैं, ऐसे मेरे अभीष्ट एक प्रख्यात समाज सुधारक
राष्ट्रभक्त आदरणीय हमारे इस सुदर्शन चैनल के माननीय संपादक जी सुरेश चौहान जी, और सुरेश चौहान जी में जो मैंने प्रतिरूप देखा है वो इनके, हालांकि उत्तराधिकारी का कहना मुझे ठीक नहीं लगता, लेकिन जिन्होंने अपना अधिकार स्वयं से बनाया, ऐसे आदरणीय प्रदोष जी और उपस्थित तमाम गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं, श्री चंद शर्मा जी MLC, तमाम लोग, मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। और ये सौभाग्य हम सबका है कि हम लोग सुदर्शन चैनल पे खड़े और राष्ट्र के लिए अपनी आवाज़ को हम पहुंचा रहे हैं। आजकल लोग ज़्यादातर चीज़ें ग्लैमर की होती हैं, धर्म की होती हैं, कौन साधन छदम धर्मनिरपेक्षता की, और ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती जो एक विग्रह पैदा करती हैं, जिनमें राष्ट्रभक्ति की जरा सी भी सोच नहीं होती। भारत एक ऐसा देश रहा है जिसमें भारत की उन्नति और भारत का प्राचीन इतिहास देखें तो भारत ने स्वयं में आत्मनिर्भरता के भाव से वो आगे बढ़ा है। और उसके आगे बढ़ने का मूल कारण क्या था? हमारी संस्कृति। और हमारी संस्कृति का मूल आधार क्या था? यहाँ पर नारी का सम्मान। और नारी का सम्मान किसके बराबर? गुरु के बराबर। तो जहाँ पर लोग बोलते थे कि अपनी धरती माता को, अपनी गौ माता को, अपनी गंगा माता को, लोग बोलते थे कि गंगा माता, गौ माता, धरती माता, इन तीनों का त्रिकोण है, वो है भारत माता। तो इस भारत माँ को भी, अपने देश की जननी को भी हम लोग माँ के पुकारते हैं। और स्त्री का जो सम्मान है वो धरती पर नहीं बल्कि जो हम कहते हैं देवलोक पे भी है। अब देखो कि भारत की संस्कृति में कि पहले नाम किसका आएगा? लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी जी पहले, नारायण बाद में, सीताराम, सीता पहले, राम बाद में, राधे कृष्ण, राधे पहले, कृष्ण बाद में, गौरी शंकर, गौरी पहले, शंकर बाद में, उमा शंकर, उमा पहले, शंकर बाद में। यानी नारी प्रथम है। और उसके सम्मान के कारण इस भारत की जो सांस्कृतिक जो विरासत थी उसने अपने शौर्य गाथाओं को लिखा है। कभी जीजाबाई पैदा हुई तो उन्होंने वीर शिवा को आगे लाए, कभी झांसी की रानी हुई तो छोटे से बच्चे को भी लेकर अंग्रेजों के दांत को खट्टे किया, कभी उदा देवी आई तो एक ही राइफल से 16-16 अंग्रेजों को भून कर रख दिया और भारत माँ की जय करते हुए अपने प्राणों को निछावर कर दिया। ये देश द्रौपदी के अपमान पर महाभारत करा देता है और ये देश सीता के अपमान पर 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती जे के घर में दिया न भाती के रावण के संपूर्ण खानदान का विनाश हो जाता है केवल नारी के अपमान पे। तो इस नारी का जो सम्मान है, आज अमेरिका में मैं एक एडिटोरियल पढ़ रहा था कि वहां पर जो अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए एक महिला का नाम आ रहा है, तो लोग चर्चा कर रहे हैं महिला का को आगे बढ़ाने का काम वहां हो रहा है। अरे हमारे वहां तो बहुत पहले से था, कितने युद्धों में महिलाओं ने हमारे वहां का नेतृत्व किया था, कितने यहीं पर गार्गी हुई, यहीं पर मैत्री हुई, यहीं पर तमाम विद्वत महिलाएं हुई जो शास्त्रार्थ में अपने बड़े बड़े विद्वत जनों को उन्होंने परास्त किया था। हमारे यहाँ पर शासन प्रशासन से लेके हर चीज में जो नारियों का अग्रता है वो पुरातन समय से ही रही है। और भारत की इसी विशेषता के कारण हम कह सकते हैं कि जो नारी है वो राष्ट्र की आधारशिला है, वह समाज की प्रथम अध्यापिका है। वो नारी के बिना कोई भी समाज पूर्ण नहीं हो सकता। नारी को समाज में समान अधिकार और सम्मान प्रदान करके ही जो मोदी जी का विकसित भारत का संकल्प है हम उसको पूरा कर सकते हैं। और यही कारण है कि आज तमाम जगहों पर हमारी कई महिला मुख्यमंत्री बनी, कई महिला जेट का फाइटर प्लेन चलाने वाली भी महिलाएं इस समय हैं। युद्ध में कमांडेंट के से लेकर और बड़े बड़े सेना के पदों पर भी हमारी महिलाएं हैं। डॉक्टर से लेकर अंतरिक्ष में जाने तक की हमारी यहाँ की महिलाएं नेतृत्व करता है। तो मैं कह सकता हूँ कि भारत
अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासतों के कारण आज अग्रता हासिल करता जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि प्राचीन काल में भारतवर्ष में नारी की जो स्थिति थी काफी सम्मानजनक थी, और भारतवर्ष में आज से हजारों साल पहले नारी को पुरुषों के बराबर सम्मान प्राप्त था, और राजनीति में, शिक्षा में, समाज के अन्य क्षेत्रों में वो समान रूप से भाग लेती थी। गांधारी के बारे में, कुंती के बारे में, द्रौपदी के बारे में, गीता के बारे में, सीता के बारे में, लक्ष्मीबाई के बारे में, अगर हम लोग अलग अलग प्रसंगों को अध्ययन करने लगते हैं तो में एक महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो नारी के संबंध में हमको दिखाई पड़ती है। और मुझे सुदर्शन का ये व्यू भी बहुत एक ग्राह्य होता है मेरे अंतर मन में कि उन्होंने नारियों की समस्या में, बंगाल में नारियों का उत्पीड़न हुआ तो सुदर्शन चैनल पे मैंने केवल देखा कि वो सारे प्रसंगों को उन्होंने बड़े विस्तार से दिखाया। और जब तक दंड ना मिले, एक बार तो नारी का अपमान करने के बाद वो व्यक्ति कुछ समय तक घूमता रहा और चैनल पे वो खबर धीरे धीरे कम होती गई, लेकिन सुदर्शन ने वो धीरे धीरे बढ़ाते गए और अंत में जब तक उसको दंड नहीं मिला तब तक वो आवाज उठती रही। आज मैं आपका बहस देख रहा था, मेरा विषय नहीं है, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश की घटनाओं को आपने उजागर किया और बांग्लादेश में भी अल्पसंख्यक यानी हिंदू की, और हिंदू में भी महिलाओं के साथ में जो दुष्कृत्य का नंग नाच हुआ है उस पे जो आपकी आवाज आई है वो आवाज सीमाओं तक पहुंची है, यहाँ के हिंदुस्तान के लोगों के मन में पहुंची है। केवल हिंदुस्तान के विपक्षियों के जहन पे नहीं हुई कि एक भी विपक्षी नेता का एक ट्वीट, ये शर्म की बात है कि वहां के अल्पसंख्यकों के अत्याचार पर, वहां की महिलाओं के साथ में अत्याचार पर, बंगाल की महिलाओं के साथ में अत्याचार का नहीं आया। लेकिन जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री एक के रूप में एक सशक्त नेतृत्वकर्ता हमारे साथ में है। उन्होंने पूरी व्यवस्था बांग्लादेश में वहां के जो अल्पसंख्यक है उनकी सुरक्षा हो सके, एक जिसको कहते हैं राजनयिक रणनीति के तौर पर भी और वार्ता के तौर पर भी, और सीमाओं पर अपनी गतिविधियों को बढ़ाकर हमारे अधिकारियों, वहां के अधिकारियों से संपर्क करके। और आज ये है कि बांग्लादेश का भी अल्पसंख्यक, जब उसने मोदी जी ऐसा दृढ़ निश्चयी भाव देखा तो कई हजार लोग सड़कों पर उतरे हैं एक साथ कि हम अगर कम है तो अपनी रक्षा कर सकते हैं। हम अगर यहां पर एनआरसी लाते हैं, हम वहां के उत्पीड़ित जो अल्पसंख्यक हैं अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, उनको यहां पर नागरिकता देते हैं तो सबसे बड़ा पेट में दर्द विपक्ष को हो जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज नारी के स्तर को ऊपर उठाने की सबसे ज्यादा जरूरत है महिला सशक्तिकरण की, और महिला सशक्तिकरण के साथ साथ उसकी आध्यात्मिक, शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक शक्ति में वृद्धि के बगैर हम महिला सशक्तिकरण नहीं कर सकते। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार इसलिए भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक तरीके से जो अभी आरक्षण दिया है महिलाओं को, ये अभूतपूर्व है। राजनीतिक क्षेत्र में भारतवर्ष में जब आप देखेंगे कि 1/3 महिलाएं चुनाव जीतकर आ रही हैं, 50% की भागीदारी को हमने अभी तक सुनिश्चित क्यों नहीं किया? मोदी जी के पहले लोग थे, महिला का अर्थ केवल एक खानदान की महिलाओं से नहीं हो सकता कि वो शासन करे, बाकी देश की महिलाओं को अधिकार ना मिले। मोदी जी ने सब की महिलाएं घर से निकले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चले, और लाडली बहना ऐसी योजनाएं भाजपा के शासित राज्यों में चली, और बच्ची को पैदा होने की संभावनाओं के समय ही एक आर्थिक राशि उत्तर प्रदेश में मिलती है। बच्ची पैदा हुई तो एक आर्थिक सहायता मिलती है, उसकी शिक्षा मुफ्त में हो, उसका विवाह का काम सरकार अपने ऊपर उठाती है, और उसके साथ साथ उसके काफी समय तक का उसकी सुरक्षा का, शिक्षा का, उसके रोजगार का, चिंता का दायित्व भी सरकार ने अपने ऊपर उठाया है। नारी सशक्तिकरण का जो ये है, प्रधानमंत्री ने देश में के निर्माण में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो नीति निर्माण करने वाली संस्थाएं हैं उनमें खासतौर से महिलाओं को आरक्षण दिया है, और अब ये काफी
एक प्रभावी स्थिति में महिलाएं दिख रही हैं। आज अगर आप कहें कि भारतवर्ष आगे कैसे बढ़ा, मुझे एक नेपोलियन का एक वाक्य याद आता है कि उन्होंने कहा, तुम मुझे एक अच्छी माता दे दो, माँ दे दो, मैं तुम्हें एक योग्य राष्ट्र दूंगा। यानी माँ जो है वो योग्य पुत्र का सृजन करती है, और जो योग्य पुत्र है वो राष्ट्र का निर्माण करता है। तो राष्ट्र का निर्माण करने वाली जो करती है, जो करने वाली जो माँ है, वो एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ियों को सुधारती है। आज जो महिला की शिक्षा है वो एक पीढ़ी को नहीं कई पीढ़ियों तक को वो समाज के परिवर्तन की दिशा में आगे आती है। ये जीजाबाई, ये जयंताबाई, पन्नाधाय, ये तमाम लोगों का, माताओं का जो समर्पण और त्याग है वो इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। पूरे विश्व में केवल भारत ऐसा है जो विश्व गुरु के पद पर आसीन रह चुका है और विश्व पद पर आसीन होने की ओर अग्रसरित हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि महिलाओं की भूमिका को हमने एक अहम भूमिका को मानते हुए उनको स्थान दिया है। और आज ये कह सकते हैं कि जो स्वतंत्रता का आंदोलन था, मैं तो सुरेश जी के ही वाक्यों को सुन के कहता हूं कि इन्होंने जो खोए हुए लोग, जिनका नाम को आज लोग विस्मरित करने की तरफ आगे बढ़ते नहीं लेते, इन्होंने लक्ष्मी सहगल के बारे में, इन्होंने अरुणा आसिफ अली के बारे में, मैडम भिकाजी के बारे में, भिकाजी कामा के बारे में, सरोजिनी नायडू के बारे में, दुर्गा भाभी के बारे में, ना जाने कितने लोगों की व्याख्याओं को इन्होंने अपने विभिन्न चैनल के कार्यक्रमों में दिखाया। ये एक ऐसा समय है कि अब महिला अबला नहीं, अब महिला भारत में सबला है। और ये जो सबला है वो अब बदला नहीं, अब बदलाव के लिए आगे बढ़ रही है। और ये महिला बदलाव की इस दिशा में अब पुरुषों से पीछे नहीं है, बल्कि कई चीज में तो पुरुषों से आगे है। देश में भारत की विशेषता क्या है कि हमारे वहां गुरु को और मां को समान अधिकार दिया गया है, और गुरु और मां को समान अधिकार देने से दोनों एक बेहतर संस्कारित समाज की स्थापना में अपना महती योगदान देते हैं। अगर गुरु श्रेष्ठ है तो शिष्य श्रेष्ठ निकलता है, और अगर शिष्य श्रेष्ठ निकलता है तो तमाम परिवर्तन करता है। और एक बच्चे का सबसे पहले जो शिक्षक होता है, मैं शिक्षा मंत्री था, उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम था, तो मैंने हर जगह यही कहा था कि जो पहला गुरु है वो मां होती है, और वो जैसी शिक्षा देती है, लोग कहते हैं ना पूत के पांव पालने में दिखाई पड़ने लगते हैं, तो मां की जैसे शिक्षा होती है ना बच्चा बड़े होकर वैसा आचरण करने लगता है। वर्तमान में नारियों ने प्रत्येक क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित किया है। शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता में महिलाओं में नवीन चेतना का एक प्रसार हुआ है। महिलाओं की भूमिका में वृद्धि हो रही है। अब वे राजनीति में, बिजनेस में, कला में, खेल में, रक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम गढ़ रही हैं। और मैं कह सकती हूँ कि अभी तो एक प्रसंग था कि एक अवनी चतुर्वेदी करके महिला थी, उन्होंने तो वायुसेना में फाइटर प्लेन को बड़े जोश के साथ में उड़ाया। यानी महिला किसी से कम नहीं है। और महिला, गांधी जी कहते थे कि महिलाएं पुरुष से बेहतर सैनिक साबित हो सकती है। ये बापू का वाक्य था कि महिलाएं पुरुषों से बेहतर सैनिक साबित हो सकती हैं, बस उनको मौका देने की जरूरत है। और ये मौका मिला कल्पना चावला को, सुनीता विलियम्स को, अवनी चतुर्वेदी को, और आज की तमाम जो महिलाएं हैं उनको मिला। अभी हमने अग्नि 5 में देखा कि मिसाइल के विकास में प्रमुख भूमिका निभाने वाली टेल्सी थॉमस थी, एक मेरे लखनऊ विश्वविद्यालय की एक विद्यार्थी थी, तो उनका बड़ा योगदान था। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं। आदिवासी महिला के रूप में आज देश की राष्ट्रपति हमारी महिला है। परिवार में सब कुछ समाप्त हो गया, और परिवार में सब कुछ समाप्त होने के बाद उन्होंने अपना समय
राष्ट्र की सेवा में देना शुरू कर दिया और राष्ट्र की सेवा में देना शुरू किया और धीरे धीरे उनका एक स्तर बढ़ा, एमएलए हुए और आगे बढ़ते बढ़ते वो आज देश के राष्ट्रपति के पद पर आसीन है। यही भारत है, यही भारत की सोच है कि एक छोटे से क्षेत्र में, एक छोटे से 2 कमरे में रहने वाली कोई भी नारी ये दुर्गा माँ का अवतार है और वो एक श्रेष्ठतम यानी सर्वोच्च पद पर भी आसीन हो सकती हैं। यही भारत है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि जो सुदर्शन का चक्र है वो चक्र भारतीय संस्कृति का अनवरत चलने वाला प्रवाह है, अनवरत चलने वाला प्रवाह है और ये प्रवाह देश की सीमाओं से अलग चलकर बाहर भी पहुंच सकता है। इसमें राष्ट्र के नेताओं को मैं कहूंगा कि अब एक विपक्षी दल के नेता कह रहे थे कि जो हालात बांग्लादेश में हुए हैं ऐसे ही तोड़फोड़ और ये यहां पर ऐसी हालात होंगे। मैं कहूंगा यहां पर पुरुष नहीं, आप ऐसे लोगों के लिए तो यहां की बहादुर नारियां ही बहुत हैं। ऐसा अगर आपने कुछ करने की सोचा तो हमारी बहनों के पास में भी आपके लिए तो तलवार और उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, घर का निकाल के बेलन ही आपका काम कर सकती है। ये हास्य नहीं है, ये जीवन की वास्तविकता है। इस पृथ्वी पर जो सांस्कृतिक विरासत हमारी है काय की है। हम धर्मनिरपेक्ष हैं, बात सही है। लेकिन धर्मनिरपेक्ष क्यों है? क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है और हिंदू सब में अपने को देखता है। प्राणियों में सद्भावना किसका? हिंदू का भी हो, मुस्लिम का भी हो, सिख का भी हो, ईसाई का भी हो, बौद्ध का भी हो। ये कामना कौन करता है? प्राणियों में सद्भावना हो, मानव का कल्याण हो। मानव कौन? वो चीन का भी मानव, वो पाकिस्तान का भी मानव, जो हमारा दुश्मन है वो बांग्लादेश का भी मानव, सबका कल्याण हो। कौन कहता है? वो भारत की संस्कृति कहती है, हमारा सनातन कहता है, हमारा हिंदुत्व कहता है। चींटी आ जाएगी, चारा देने के, चींटी पैर के नीचे नहीं आ जाए। आपको चूहा दिख जाए कि गणेश जी की सवारी है, उसको प्रणाम करते हैं। हाथी दिख जाए तो भगवान गणेश का प्रतिरूप है। शेर दिख जाए तो ये मां दुर्गा की सवारी है। पेड़ पीपल का दिख जाए तो ये ब्रह्मदेव बाबा का निवास है, हम उनको प्रणाम करेंगे तो हमारे जीवन की रक्षा होगी। बरगद दिख जाए तो हम डोरा बांधेंगे, हमारे पति का संरक्षण होगा। और हमने प्रकृति का तारतम्य हमने मानव से जोड़ा, हमने जल को, जीवन को, ये जो प्रकृति है उसमें तारतम्य स्थापित किया। यही भारत की संस्कृति थी। हम सूर्य को प्रणाम करते हैं, हम जल का आचमन करते हैं, हम तमाम त्योहार ऐसे हैं कि हम पानी का भी पूजा करते हैं, नदी को मां कहते हैं। ये दूसरा देश नहीं करता। हमारे वहां इसीलिए कहते हैं ना कि हमने बरगद को हमने डोरा पहनाया, वो ऑक्सीजन देता है। पीपल को हमने किया, वो ऑक्सीजन देते। हमारी संस्कृति ने हमको उनसे जोड़ा कि हमने जीव जंतुओं के प्रति, यहां तक नाग जो सांप है वो काट ले तो मृत्यु हो जाए, लेकिन हिंदू धर्म में उसको भी दूध का कटोरा देके कहते हैं, हे नाग देवता मेरी रक्षा करना। तो ये जो है यही भारत की संस्कृति है। और इस भारत की संस्कृति को पुष्ट और बलिष्ठ करने का काम जिसने किया वो हमारे वहां की ऋषि परंपरा थी। हमारे वहां के ऋषि और कृषि ये एक दूसरे के पूरक थे और ऋषि और कृषि का जो तारतम्य हुआ उसकी प्रणेता भी हमारी मां थी। कोई ना कोई मां, कोई ना कोई स्त्री के रूप में वो उसे जन्म लिया और उसने अपने पुत्रों में संस्कार देके इस भारत की संस्कृति को सर्वोच्च स्थान पर उत्पन्न किया। मैं यही कहूंगा कि सुदर्शन ऐसे राष्ट्रवादी सोच पूरे देश में निरंतर बढ़ रही है और जो अराष्ट्रवादी ताकतें हैं वो निरंतर दिन प्रतिदिन और अधिक कुंठाग्रस्त होकर बचकाने बयान देते जा रहे हैं। वो बयान देंगे और आप अंजाम देंगे। और आपने अंजाम दिया है। श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन चला, रामलला विराजमान हुए और रामलला के विराजमान होने पर सुदर्शन के सह संपादक जो थे प्रदोष कुमार लंका से चले, जहां पर रावण को परास्त किया था राम ने, और लंका से रोड के द्वारा चलते हुए भारत के अयोध्या में चलकर आए। ये राष्ट्र चेतना का जागरण था और इस राष्ट्र चेतना के जागरण में मैंने सुरेश जी आप पर भी
मैं समझता हूं कि शायद आपने हजारा पूरा किया है मुकदमे के मामले में। 1828। देखिए, आपका भी शायद गिनीज बुक में नाम आने वाला है। लेकिन आपकी आवाज नहीं दबी, और मैं समझता हूं कि इस राष्ट्र को एक करने के लिए, मैं हमेशा कहता हूं, मैंने कभी धार्मिक चीजों को नहीं कहा, मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में जो रहता है वो हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तानी मिलकर रहे, सबके समान अधिकार रहे, लेकिन अधिकारों में अनाधिकार नहीं हो। अधिकारों में हिंदुस्तान में रहो, हिंदुस्तान की खाओ, हिंदुस्तान की पहनो, और जब शपथ लेने जाओ तो कहो भारत मां की जय की जगह फालिस्तीन जिंदाबाद। जाओ फालिस्तीन, जाओ गाजा के बॉर्डर पर, और गाजा के बॉर्डर पर जाके चिल्लाओ इजराइल की तरफ मुंह करके और कहो फालिस्तीन जिंदाबाद, तो तुमको फालिस्तीन जिंदाबाद का इजराइल आके तुमको जवाब दे देगा। लेकिन आप हिंदुस्तान में कहोगे, अब हिंदुस्तान में किनके सामने कहते हो? जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, जो भारत मां को अपने आसरा मानते हैं, आप उनके बारे में नहीं बोलोगे, शपथ लेने जाओगे तो आप फलस्तीन जिंदाबाद लगाओगे, हिंदुस्तान में रहोगे, हिंदुस्तान की खाओगे, हिंदुस्तान की पहनोगे, और जब आपको हिंदुस्तान में राष्ट्रभक्ति करना होगा तो आप विदेश के अपने आकाओं के से आप अपने को जोड़ोगे। नहीं हो सकता ये सब। हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान की राष्ट्रीयता को अपनाना होगा और हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत को दिखाना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहता हूं कि केवल हिंदू का है। यहां पर जो मुसलमान राष्ट्रवादी हैं, जो अन्य लोग राष्ट्रवादी हैं, जो हिंदू राष्ट्रवादी हैं, सभी का सम्मान है। और ये अब्दुल कलाम का देश है, ये अब्दुल हमीद का देश है, ये अशफाक उल्लाह खां का देश है। इसको आप नहीं बांट सकते। बापू ने कहा कि दे दी आजादी बिना खटक बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तब तक पता चला कि बापू कहते थे एक गाल पर कोई झापड़ मारे दूसरा गाल आगे कर देना। चंद्रशेखर आजाद जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने बहुत चीजें इस चीज को अपनाने की कोशिश की, लेकिन देखते थे कि अंग्रेज एक गाल पर झापड़ मार दे, दूसरा गाल आगे करो तो दूसरे में भी मार देते थे। तो इन लोगों को वीर सावरकर जैसे लोग हुए और उन्होंने कहा कि अगर ये अंग्रेज एक गाल पर झापड़ मारे तो दूसरा मुक्का उनके इतनी जोर से मारो कि उनका जबड़ा बाहर आ जाए। ये नहीं करोगे। अंग्रेजों को ये हिंदुस्तान में भागे बापू का देन था, ये बात सही है कि अहिंसा का आंदोलन चलाया, लेकिन ये भी बात सही है कि अगर सुभाष जी वहां से सेना लेकर हिंदुस्तान पे नहीं आते तो आज दुर्गा भाभी आज क्रांतिकारियों को नहीं बचाती, तो आज हिंदुस्तान को इतनी जल्दी आजादी नहीं मिलती। इसलिए ये सुभाष बाबू को, ये चंद्रशेखर आजाद को, ये बटुकेश्वर दत्त को, ये भगत सिंह को, ये अशफाक उल्लाह खां को, ये अब्दुल हमीद को हम लोग याद करते हैं ना, लेकिन उन लोगों को इतिहास जरूर लिखेगा कि जो लोग हिंदुस्तान पर कि थोड़े से यहां पर मुगल आए थे। मैं एक प्रसंग पढ़ रहा था और थोड़े से वो मुगल आए और मुगल आने के बाद में उन मुगलों ने यहां पर कहा, वो 40 घुड़सवारों के साथ में बाबर आया था, थक के एक किसान के खेत में सो गया। वो किसान बगल के खेत में एक दूसरा किसान अपने बैल से खेत को जोत रहा था। किसान देख रहा था कि बाबर के 40 घोड़े उस दूसरे किसान के खेत को खा रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा था। बाबर के सैनिकों से बाबर ने कहा कि इससे पूछो जाके ये क्यों नहीं बोल रहा। तो उस किसान ने कहा कि ये मेरा खेत नहीं है, ये मेरे पड़ोसी का खेत है, जब तुम मेरे खेत को जोतने आओगे तब मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा। बाबर ने कहा भारत पे राज करना आसान है, एक को मिलाओ और दूसरे पर आक्रमण करो, एक पे आक्रमण करो और तीसरे को मिलाओ और फूट डालो और राज करो। और इस हिंदुस्तान पर उसने अपना शासन कायम कर दिया। अंग्रेजों ने भी यही किया। और आज लोग जाति के आधार पर बांटना चाहते, क्षेत्र के आधार पर बांटना चाहते। सनातन को नष्ट कर दो, हिंदुस्तान पर राज अपने आप किसी और का हो जाएगा। सनातन को बांट दो, खंड खंड कर दो, किसी दूसरे संप्रदाय में आप जाति क्यों नहीं लाते? सभी संप्रदायों में जात है, सभी धर्मों में जात है, लेकिन केवल जात की बात कहीं होगी तो हिंदुस्तान में होगी ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, ये अनुसूचित है, ये ब्राह्मण है, ये गौड़ है, ये सनाड है, ये अनुसूचित है, ये कुर्मी है, ये पाटीदार है, ये पटेल है। जाति में भी जाति कर दो, खंड खंड, और लड़ा दो आपस में। ये यहां के तमाम विपक्षियों की दुर्भावनाएं हैं।
वो मोदी जी के तरीके से बात नहीं करेंगे कि मोदी जी कहते हैं कि हमको उन्नति करना है तो हमको अनुसूचित के घर में मकान देना है, हमें उन्नति करना है तो जो हाथ में लोटा लेकर शाम को हमारी बहन सड़क पर खड़ी होती थी कि अंधेरा हो जाए और सड़क के किनारे हम अपना लघु शंका कर सके, उसके हाथ का लोटा, उसकी आंखों की बेबसी दिखाई पड़ती थी, वो महिला आज सम्मान से घर में शौचालय है। मोदी जी ने घर घर शौचालय का निर्माण करा दिया, आज महिला अपने सम्मान से जी रही है। आज जो प्रधानमंत्री आवास बने हैं ना, आज प्रधानमंत्री आवास 4 करोड़ से ऊपर प्रधानमंत्री आवास दिए गए। 4 करोड़ में 3 करोड़ कम से कम ऐसे मकान होंगे जो महिलाओं के नाम पर हैं। यह महिला सशक्तिकरण है। कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, हमने महिला सशक्तिकरण का कदम उठाया है। पढ़ाई होगी तो फ्री होगी, आगे उनको हम एक आरक्षण देंगे कि राजनीति में भी जाएंगी तो उनको मिलेगा, नौकरी में जाएंगी तो भी मिलेगा। यह महिला सशक्तिकरण था। आपने क्या किया? आप इनमें बांट दो, अगले में बांट दो, पुराने में बांट दो, और इनको बांटने के बाद में आप संविधान खतरे में है कि राज्य फैला दो। आज कह दो कि ये अगर 400 आ गए तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। अरे हिंदुस्तान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले लोग भी रहे हैं, जिन्होंने 2-2 बार उनको पराजित कराया, और 2-2 बार पराजित करने वाले भीमराव अंबेडकर जी संविधान निर्माता संसद में न पहुंच पाए, ऐसा षड्यंत्र करने वाले आज लाल रंग की छोटी सी किताब संविधान के लेकर और वो घूम घूम कर दिखा दिखा के संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। ये 14 अगस्त ये जो विभाजन विभीषिका है उसको याद करने का दिन भी आ रहा है। और मैं कहूंगा पूरे देश के लोगों से कि क्यों हमारा देश बांटा गया, क्यों कांग्रेस की उस समय की सरकार ने, कांग्रेस के लोगों ने पाकिस्तान को दे दिया, फिर पाकिस्तान के बाद में क्यों बांग्लादेश को दे दिया। एक नहीं, भारत को खंड खंड करने वाले लोग थे, वो विभाजन की विभीषिका को नहीं समझ पाए और उन्होंने भारत को बांट दिया। तो मैं यही कहूंगा कि ये 15 अगस्त में जो सुदर्शन चैनल का ये स्वतंत्रता महोत्सव सप्ताह है, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं सबसे ज्यादा बार भागीदार करने वाला हूं। जो भागीदारी है वो राष्ट्र की चेतना का एक प्रखर संकल्प है। और मैं यही कहूंगा कि हिंदुस्तान के रहने वाले सभी लोग 140-44 करोड़ लोग, आप इस देश की भावना को समझिए और महिला का सम्मान करिए। आज तलाक 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 को मोदी जी की सरकार ने तड़ाक 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 क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया कि हमारी मुस्लिम बहनें भी सशक्त होकर वो आगे आए, मुस्लिम बहनें आज उस प्रताड़ना से बचे, और आज मुस्लिम बहनों को हम वक्फ में 2-3 स्थान वक्फ में देना चाहते हैं। क्यों नहीं मिलना चाहिए? उनको मिलना चाहिए अधिकार। महिलाओं घर से निकले और निकलकर इस देश के नेतृत्व को संभाले। उसमें हिंदू नहीं, उसमें मुसलमान नहीं, लेकिन जिसमें राष्ट्र की चेतना है वो मेरा है, मेरे देश का है, और वो जो मेरे देश का है वो देश की सहभागिता, जो उन्नति की सहभागिता है, उसमें वो शामिल हो। और मैं समझता हूं कि आज जिस प्रकार से बजट में भी प्रावधान हुआ है, महिला पहली बार महिला जो हमारी जो वित्त मंत्री हैं 7वीं बार, उन्होंने 7वीं बार लोकसभा में वित्त का जो हमारा आय व्यय का बजट है उसको प्रस्तुत किया है। यह महिला सशक्तिकरण है। महिला भारत का बजट बना रही है, महिला तय कर रही है कि हमको प्राथमिकता हमारी क्या है। तो ये भारत बढ़ रहा है। आज भारत 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं पे आ गया है। हम लोग सुदर्शन के, मैं समझता हूं 2027 से 30 तक के उसमें जरूर आएंगे। इसलिए कहा तब तक मैं रहूंगा, आप मेरी शुभकामनाएं कहेंगे तो और तब तक भारत जो है वो तीसरी अर्थव्यवस्था बन चुका होगा। और आप ऐसे तमाम लोगों को मैं कहूंगा कि आप लोग प्रदोष जब इसका संचालन कर रहे होंगे 2047 में सुदर्शन के, उसमें इस विकसित भारत में महिलाओं की भूमिका की चर्चा इस सुदर्शन के बड़े भाग में तो बड़ा हो जाएगा, में जरूर होगी। और यही राष्ट्र निर्माण का एक संदेश है। और इस संदेश को मैं समझता हूं कि आज भारत ऐसे मजबूत राष्ट्र में हम लोग लेकर जा रहे हैं। और कोरोना ऐसे समय में हमने इसका मुकाबला किया है।
और आज पूरा देश 15 अगस्त से पहले तिरंगा यात्रा निकाल रहा है और तिरंगा यात्रा घर घर तिरंगा को लगाओ, इस राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण को दर्शाओ। ये आप में भावना जरूर होनी चाहिए। जहां तिरंगा यात्रा निकलती हो उस तिरंगा यात्रा में आपका स्वाभिमान भी जागृत भाव में सम्मिलित हो और आपके घर के ऊपर की ध्वजा 15 अगस्त क्या इस पूरा जो सप्ताह आपका स्वतंत्रता महोत्सव है, इसका संदेश यही है कि हर घर पे इस राष्ट्र जो हमारा स्वाभिमान का प्रतीक हमारा राष्ट्र ध्वज है वो फहराए और वो झंडा पूरे विश्व को एक संदेश दे कि भारत उठ खड़ा हुआ है। भारत अपनी पहचान को आज मोहताज नहीं है। हम मजबूत थे, मजबूत हैं और मजबूत रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि नारी हमारे लिए सम्मान का कारण इसलिए है कि वो हमारे मातृत्व भाव में हमारी माँ समान है। और ये गंगा माता, ये गौ माता और ये धरती माता का त्रिकोण, ये भारत माता निश्चित रूप में पूरा विश्व गुरु बनेगा। इसी आह्वान के साथ, क्योंकि मुझे आपने समय सीमा नहीं दी थी, मैं बार बार आपके चेहरे को देख रहा था कि आप मुझे विश्राम हमको लग रहा है कि और बोलते रहे तो मैं, और चूंकि मुझे विषय भी नहीं पता था, आपने आके कहा कि आपके बारे में मैंने ऐसा सोचा था और आपने कह दिया और मैं ऊपर आ गया। तो मैं बजट का भाषण बोल रहा था, उसका मैंने कुछ बिंदु जो मैं था उसको मैंने कुछ और चीज़ को देखा। लेकिन मैं निश्चित रूप में कह सकता हूँ कि मैंने नारी का सम्मान देखा है। पहले मैंने अपनी माँ के रूप में देखा था, फिर बाद में अपनी बहन के रूप में देखा और मैं गृहस्थ नहीं होना चाहता था। बाद में मैंने पत्नी का सम्मान भी देखा वैवाहिक जीवन के बाद। और मैं मानता हूं कि प्रत्येक रूपों में नारी सम्मान की पात्र है और नारी वास्तव में इस भारत की आत्मा है और इस आत्मा का जो सम्मान है वही हमारी समृद्धि का परिचायक है। आपने मुझे बुलाया, मैं अंतर्मन से ना चाहते हुए भी अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार जोर से मैं कहूँगा कि हाथ उठाकर और मेरे साथ जोर से बोलो, बोलो भारत माता की। देखो ये मुट्ठी मैंने बंधवाई है। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने कहा कि 4 जातियां हैं। एक जाति का नाम है युवा, दूसरी जाति का नाम है महिला, तीसरी जाति का नाम है किसान और चौथी जाति का नाम है गरीबी। इन सबको अगर हटाना है तो सबको मिलाकर इस भारत माँ की जय बोलना है। बोलो भारत माता की वंदे वंदे वंदे। ये तो पूरा ही हो गया। धन्यवाद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, अपने विचारों से हमें अभिभूत करने के लिए। जिस तरीके से आपने बताया कि राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की क्या भूमिका है, आपने उदाहरण भी दिया और इसके ये सुनने के बाद, आपके सुविचारों को सुनने के बाद मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं महिला हूँ। और साथ ही साथ मैं 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। मैं आज की नारी हूँ, ना मैं लाचार हूँ, ना मैं कमज़ोर हूँ। मैं आज की नारी हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ी स्वतंत्र आज की नारी हूँ। हमारे बीच बहुत सारे दर्शक दीर्घा में महिलाएं भी बैठी हैं। हम अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से पूछ सकते हैं। दिनेश जी, आपको सादर प्रणाम। आपने कहा कि प्राचीन महिला का गौरव लौट रहा है। इसका मैं एक जीवंत उदाहरण देती हूँ कि मेरी बेटी ने गंगूबाई काठियावाड़ी पिक्चर लिखी, 2000 नवंबर 11 में कंप्लीट की। किसी से पूछते, वो कहते हीरो कौन है? कोई नहीं। जाओ। लीड कौन कर रहा है? बिना हीरो के नहीं, जाओ। उसके बाद समय बदला, नीरजा आई, सरबजीत आई और मैरी कॉम आई और आज गंगूबाई भी। वही महिला का दौर लौट रहा है। अब फिल्म इंडस्ट्री में कोई काम के लिए जाता है तो ये नहीं पूछा जाता हीरो कौन। अब ये प्रश्न बदल गया है। उसके लिए ये कहा जाता है लीड कौन कर रहा है। ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इतना बड़ा परिवर्तन। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और बहुत अच्छा उत्तर भी आपने स्वयं दे दिया। हाँ, वाह, आपके इसमें बना। आपकी बहन जी को दीजिए। आपके उत्तर से सहमत। आपकी बहन जी को दीजिए। ये 3-4 बहनें हैं, 4 सर हैं। आपने एक तो कहा गई। नारी अब अबला नहीं सबला है। यकीन मानिए मोदी जी के कारण, योगी जी के कारण महिला
अबला से सबला की ओर जा रही है। हमारे पीछे क्या था चंगेज खां के ये बुरे विचार थे कि यदि किसी महिला के पेट में बच्चा आ गया तो वो जिसका मर्जी हो माँ होकर पाल ही लेती है। लेकिन एक मुझे शिकायत है, जब कोई महिला फंस जाती है सच्चे होने पर भी सरकारी तंत्र उसकी मदद नहीं करता तो वो बड़ी परेशानी में आती है। उसके लिए क्या किया जाए? नहीं, देखिए, अलग अलग जगह का अलग अलग स्वरूप है। अब कई जगह महिला प्रकोष्ठ भी खोले गए हैं और उनमें शिकायत करने में त्वरित कार्रवाई होती है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया इतना ज़्यादा चल गया है। मैं आपको सुझाव दूंगा, अगर उत्तर प्रदेश का कोई प्रसंग है तो आप महिला प्रकोष्ठ में या सीधे मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर, शिकायत पोर्टल पर आप करिए और आप अंजाम देखिएगा कि आपका त्वरित कार्रवाई जरूर होगी। ऐसा सर दोनों जगह दिए कुछ नहीं हुआ। नहीं, आप उसका एक रिमाइंडर भेजिए और उसका डिटेल दीजिए। ठीक है। हाँ, जहाँ तक महिला सशक्तिकरण की बात है, हमारे तो वेद शास्त्र पहले से ही कहते आए हैं, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। और हमारी एक महान कवित्री थी, उन्होंने तो यहाँ तक लिखा था कि नारी तुम केवल श्रद्धा विश्वास रजत पक्तल में प्रेम पीयूष सी बहा करो मानव के सुंदर संतल में। तो हमारे देश ने तो, हमारी सनातन सभ्यता ने तो शुरू से ही नारी का सम्मान किया है। उसी का एक रूप आपके सामने है। भारत माता के साथ जो शेर दिया हुआ है वो उसकी शक्ति का प्रतीक दिया हुआ है। तो हम तो शुरू से ही नारी के पुजारी रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि हमारे कहीं भी धर्मशास्त्र में तलाक जैसे शब्द का कभी नहीं है। हमारे धर्मशास्त्रों में तलाक का कहीं उच्चारण नहीं है, कहीं लिखा नहीं गया है। लेकिन फिर भी हमें संविधान के अनुसार एक तलाक जैसी सुविधा उपलब्ध करा दी गई कि किसी माता बहन को अगर परिवार में रहते हुए दिक्कत है तो उन्हें ये तलाक की सुविधा दे दी गई। और आजकल तलाक का चल भी रहा है हमारे समाज में कि किसी बेटी का बाप 2 या 4 लाख रुपए लगा देता है और वो खुलेआम कोर्ट में खड़े होकर के उस 2 या 4 लाख का 20 या 40 लाख का दावा भी करती है, जो बहुत ही अनर्थ और व्यर्थ है। लेकिन मैं मोदी जी का यहाँ इस मंच से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने ध्यान करा कि मुस्लिम धर्म के अंदर भी जिन बहनों का एक-एक करिए, मिक्स मत करिए। ये पहले सवाल भी उतना ही जरूरी है। बस देखिए, मुझको लगता है आप तलाक नहीं, शब्द के पहला जो बारे में- प्रश्न है ना, हाँ। वो ज्यादा जरूरी है कि मुस्लिम महिलाओं के नहीं, हम नहीं, साथ हैं ही। आपका ये बात सही है कि हिंदू धर्म में तलाक नाम का कोई शब्द नहीं है। अंग्रेजों में डाइवोर्स है, मुस्लिम में तलाक है, लेकिन हिंदू में कोई आप शब्द ढूंढो तो पति पत्नी के संबंधों के विच्छेदन का प्रावधान ही नहीं। और उसमें कहा गया है कि आप 7 फेरा नहीं लेते। जब 7 फेरा लेते हैं तो 7 जन्मों तक हम पति पत्नी रहेंगे, इसका संकल्प लेते हैं। इसलिए इस प्रकार के दुराव हिंदू धर्मों में कम देखे गए। लेकिन फिर भी जहां विकृति है, मैं कहूँगा ये सब चीज़ सरकार नहीं कर सकती, इसके लिए सामाजिक संगठनों को आगे आना होगा। दिनेश सर को जय श्री राम और भैया जी को जय श्री राम। तो मैं अपने सूरदर्शन न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी जो कांग्रेस की तरफ से सलमान खुर्शीद की तरफ से एक बयान आया है और वो जो ये वीडियो लीक हो रही है उसमें अभी हुआ जो ये, तो एक बात बताइए वो क्या दिखाना चाहते हैं? उन्हें मैं अपने न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहूँगी कि हम हिंदुस्तान की नारी है, क्योंकि हिंदुस्तान की महिलाएं ना ही कल कमज़ोर थी और ना ही आज है। बस इस बात का जरूर ध्यान रखें। इस विषय को संकेतों में बोल दिया पहले ही और आपकी बात से सहमत हूं। चलिए, तो आपको एयरपोर्ट जाना है और आज आपने भरपूर समय यहाँ पर दिया। स्वतंत्रता सप्ताह का कार्यक्रम प्रतिदिन की तरह चलता रहेगा। मैं पुनः आप सभी की तरफ से, सुदर्शन के करोड़ों दर्शकों की तरफ से, क्योंकि टीवी न्यूज़ चैनल पर कार्यक्रम सामान्यतः 1 घंटे के लिए होते हैं, 2-3 दिनों तक वो चलते हैं, लेकिन व्याख्यानमाला एक ऐसा विषय होता है तो दशकों तक उसको लोग देखते हैं। और कुछ भाषण तो ऐसे होते, कुछ व्याख्यान ऐसे होती कि जो शतकों तक भी सुने जा सकते हैं। इसलिए इस व्याख्यानमाला में समय देने के लिए दिनेश आपका पुनः धन्यवाद व्यक्त करते हुए आप दर्शकों का भी धन्यवाद व्यक्त। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।